आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में। एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करना चाहता हूं दोस्त मेरे, क्योंकि आज का ये वीडियो भी विशेष है और आप लोग भी विशेष हैं जो अपना कीमती समय देके हमारे पास आए हैं। ठीक है दोस्त मेरे, हमने पहले अध्याय को पूरी ईमानदारी से और पूरी अच्छी तरीके से हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने सारे डेरिवेशन और सारे कंसेप्चुअल तरीके से हम एक एक करके उस लेवल पर पहुंचे हैं कि हमें पहला चैप्टर अच्छे से पता चल गया है। लेकिन दोस्त मेरे, मैं अब बात करता हूं जो असली फिजिक्स जहां से स्टार्ट होती है, यानी मैं कह सकता हूं दोस्त मेरे, जो विभव और विभवांतर और धारिता और विद्युत धारा, यहां से जो हमारी असली फिजिक्स स्टार्ट होती है। क्या हमें इन सब विषयों को एकदम कंसेप्ट वाइज अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए? तो बोलेंगे भैया हाँ, हमें इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए दोस्त मेरे ये वाला जो वीडियो है, ये वाला जो टॉपिक है, इसको मैं बेहद आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहले ये आप जानिए कि विद्युत विभव क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके महत्वपूर्ण क्या होते हैं, विभवांतर क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी भूमिका क्या होती है, और विद्युत वाहक बल जो बैटरियों के बाहर कार्य करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे और हर एक टॉपिक को हम अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बार कमेंट में थम्स अप भेज देना भैया, हाँ भैया हम लोग भी पढ़ने के लिए एकदम तैयार हैं, और आप इस क्लास को पूरी ईमानदारी से पूरी अच्छी तरीके से हमको समझाइएगा। ठीक है, क्लियर एकदम। सबसे पहले सारे लोग इस व्हाइट बोर्ड पे ध्यान देंगे, चाहे मैं बात करूं विद्युत वाहक बल की या विभव की या विभवांतर की, इन तीनों का जो दोस्त मेरे मात्रक होता है, ठीक है, इन तीनों का जो दोस्त मेरे मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। क्या कहेंगे सब लोग दोस्त मेरे? इन तीनों का जो मात्रक होता है दोस्त मेरे वोल्ट, और वोल्ट को एक और नाम से जानते हैं दोस्त मेरे, जूल प्रति कूलम। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रहा है दोस्त मेरे? ये बात हमें याद रखनी है कि चाहे विद्युत वाहक बल हो, चाहे विभव हो, चाहे विभवांतर हो, इन तीनों का मात्रक वोल्ट होता है या जूल प्रति कूलम के भी नाम से इसे हम समझते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्त मेरी, ये तीनों की तीनों राशियां कैसी है, ये तीनों की तीनों राशियां कैसी हैं, तो सारों लोग का जवाब होगा दोस्तों मेरी, ये तीनों की तीनों राशियां अदिश राशियां हैं, यानी इन तीनों की कोई दिशा नहीं होती है, और अदिश को हम लोग कहते हैं स्केलर। क्या कहेंगे दोस्तों मेरे? स्केलर कहेंगे। इन तीनों को हम किससे प्रतीक में किससे प्रदर्शित करते हैं? तो सारे लोग बोल देना भैया, इन तीनों को हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल को भी V से, विभव को भी V से, और विभवांतर को भी V से। लेकिन बोलोगे भैया कहीं कहीं हम विभवांतर को डेल्टा V से प्रदर्शित करते हुए देखते हैं, या कहीं कहीं हम विभवांतर को VAB से लिखा हुआ देखते हैं। तो ये तीनों मतलब एक ही हो सकता है, डेल्टा V और VAB दोनों हम कह सकते हैं। तो एक बार दोस्त मेरे इस चीज़ों को मानो को याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखिएगा, कभी भी ये चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। हम एक एक करके दोस्त मेरे पहले नंबर पे इसे समझेंगे, फिर हम इसे समझेंगे, फिर हम इस चीज़ों को समझेंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहता हूं दोस्त मेरे विद्युत वाहक बल को। किससे बताना चाहता हूं दोस्त मेरे? विद्युत वाहक बल को, विद्युत वाहक बल को। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो सबसे पहले ध्यान से देखना दोस्त मेरे, ये बैटरी है और बैटरी के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है। इस प्रतिरोध को हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से। और इस स्मॉल आर को हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहेंगे दोस्त मेरे? सारे लोग बोलना, इस स्मॉल आर को हम लोग कहेंगे आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और जो बैटरी के बाहर प्रतिरोध होते हैं, इस प्रतिरोध को हम लोग कहते हैं कैपिटल आर। ठीक है, इसको हम कहेंगे कैपिटल आर। इस कैपिटल आर को हम कहेंगे दोस्तों मेरे, ये हमारा बाह्य प्रतिरोध है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आउटर रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक, प्रतिरोध। इस बाह्य प्रतिरोध की जगह हमारे पास हो सकता है टीवी, हो सकता है पंखा, हो सकता है दोस्तों मेरे कूलर, हो सकता है जो जो चीज उपकरण है वो चीज हम कर सकते हैं। बल्ब हो सकते हैं, लेकिन कंडेंसर अप्लाई होगा दोस्तों मेरे बैटरी के क्षमता के अनुसार। जितनी ज़्यादा बैटरी होगी उतनी ही बड़ी बड़ी चीज़ों को हम चला सकते हैं। लेकिन दोस्त मेरे, मेरा आपसे कहना यह है कि विद्युत वाहक बल कहाँ पे होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्त मेरे, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, ये सबको पता है दोस्त मेरे, जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है वो माइनस के प्लस की ओर होती है। जो धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। जो धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की दिशा होगी वो माइनस से प्लस की ओर होगी, और जो धारा की दिशा होगी वो प्लस से माइनस की ओर होगी।
तो जितना ज़्यादा बैटरी ज़्यादा चार्ज होगी उतना ही ज़्यादा ये उपकरण चलेंगे। आखिर इस बैटरी के कारण इसमें कोई ना कोई जरूर बल लगता है, इसी बल को हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। हमेशा दोस्तों मेरे ध्यान से बात सुननी, इस बैटरी के कारण ही इस पर कोई ना कोई बल लगेगा। अगर बैटरी में आवेश न हो तो इस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, अगर बैटरी में आवेश खूब हो तो इसमें कोई ना कोई बल लगेगा, और उसी बल को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। लेकिन वास्तव में यह एक बल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन दोस्त मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल कहाँ कहाँ हमको मिलता है, कौन कौन साथी इसको बता सकते हैं? तो सारे लोग दोस्त मेरे ध्यान देना कि विद्युत वाहक बल, ठीक है, ये दो जगह प्राप्त होते हैं, ये दो जगह प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये दो जगह प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं दोस्त मेरे, नोट करते रहना दोस्त मेरे। पहला नंबर पे प्राप्त होता है जनरेटर में। कहाँ पे प्राप्त होता है दोस्त मेरे, जनरेटर में, ठीक है। छोटे जनरेटर को हम लोग डायनमो कहते हैं, बड़े जनरेटर को हम लोग जनरेटर कहते हैं, छोटे जनरेटर को हम लोग डायनमो कहते हैं। और दोस्त मेरे दूसरी जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है विद्युत वाहक बल का, वो है बैटरी में। और बैटरी को हम लोग किससे प्रदर्शित कहते हैं, सेल से कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना दोस्त मेरे, ये दो जगह विद्युत वाहक बल प्रयोग किया जाता है, एक जनरेटर में और बैटरी में। और हम कह सकते हैं दोस्त मेरे कि इन दोनों जगहों पर क्या कह सकते हैं दोस्त मेरे, इन दोनों जगहों पर हमारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इन दोनों जगहों पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। बातें सबको समझ में आ रही है दोस्त मेरे कि विद्युत वाहक बल कहाँ होते हैं। और विद्युत वाहक बल हमेशा दो जगह पाए जाते हैं, वो है जनरेटर और बैटरी। यही दो जगह है जहाँ विद्युत वाहक बल पाए जाते हैं, और इन्हीं बलों के कारण दोस्त मेरे इन दोनों जगह पर विद्युत धारा का प्रवाह हम आसानी से कर पाते हैं। तो सारे लोग दोस्त मेरे इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे इसमें कि किसी चालक पदार्थ में, क्या कहेंगे दोस्त मेरे, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो बल लगता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, बल कहते हैं। एक पॉइंट और नोट करना दोस्त मेरे, सारे लोग नोट करिएगा कि ये वास्तव में बल नहीं होता है, ये सिर्फ अपने समझने के लिए हम बल का प्रयोग करते हैं। एक वास्तविक बल नहीं होता है, ये सिर्फ हम अपनी बातों को कहने के लिए, आपको समझाने के लिए एक बल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्लियर? सभी लोग दोस्त मेरे इसे पहले नोट करेंगे, और इसके बाद हम अगली चीज पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में कि विद्युत विभव क्या होते हैं, ठीक है। नोट करिए इसे सबसे पहले, ठीक है। ये एक अनंत पर या बहुत दूर पर, अनंत भी कह सकते हैं, या बहुत दूर पर कोई परीक्षण आवेश है या धन आवेश है किसी विद्युतीय क्षेत्र में। ये हमारे पास है दोस्त मेरे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर ढेर सारे आवेश। इस विद्युत क्षेत्र पे हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है। एकांक धनावेश को या एकांक परीक्षण आवेश को किसी विद्युतीय क्षेत्र में बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य यदि W हो तो उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों मेरे, विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों मेरे, विद्युत विभव कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों मेरे विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा के आवेश। कार्य को हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम लोग Q से, लेकिन परीक्षण आवेश को ला रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे Q0 लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों मेरे परीक्षण आवेश, ठीक है। सारे लोग बोलेंगे दोस्तों मेरे एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु P पर विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य यदि W हो तो उस बिंदु P का विद्युत विभव कहते हैं। फिर से एक बात दोस्त मेरे ध्यान से देखना, हम इसे कहेंगे दोस्त मेरे एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य यदि W हो तो उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। अब दोस्त मेरे इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे विद्युत विभव को, क्या कहेंगे दोस्त मेरे, सारे लोग बोलते रहना दोस्त मेरे, एकांक आवेश को या एकांक परीक्षण आवेश को या एकांक धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, किसी विद्युतीय क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, किसी
बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य एकांक आवेश को या एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, कार्य यानी वर्क, वर्क को हम W से प्रदर्शित करते हैं, किया गया कार्य उस बिंदु P का विद्युत विभव कहलाता है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, एक बात दोस्त मेरे ध्यान से देखना, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो विद्युत विभव होते हैं इसे हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत विभव को हम लोग इसे V से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम इसके मात्रक और विमा को भी यहाँ से निकाल के देखेंगे कि भैया विभव का मात्रक क्या होते हैं। सारे लोग ध्यान से देखना दोस्त मेरे, विभव का मात्रक, ठीक है, विभव का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। सारे लोग को पता है भैया कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, COULOMB। ठीक है, या इसे कहते हैं जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स भी हम इसे लिख सकते हैं। सारे लोग भैया थम्स अप कर देना भैया, हाँ हम ऐसे लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, या कूलाम ऊपर जाएगा तो जूल कूलाम के पावर -1 हो जाएगा। इज क्लियर। तो हम कह सकते हैं दोस्त मेरे कि इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति कूलाम या जूल कूलाम इनवर्स कहीं कहीं ऑप्शन में दिया रहता है, या दोस्त मेरे इसे हम बोल्ट भी कह सकते हैं, या बोल्ट होता है। ठीक है, अच्छा किसको किसको पता है दोस्त मेरे कि ये कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, अरे अदिश राशि है, सॉरी, यह कैसी राशि है दोस्त मेरे, अदिश राशि है। अदिश को हम लोग स्केलर कहते हैं, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, यह कैसी राशि है दोस्त मेरे, एक अदिश राशि है। अच्छा मेरा आपसे ये प्रश्न है दोस्त मेरे कि क्या यह सापेक्षित राशि है, क्या यह सापेक्षित राशि है, यानी किसी दूसरे राशि पे निर्भर करती है। तो बोलोगे भैया हाँ यह एक सापेक्षित राशि है, यह एक सापेक्षित राशि है। ऐसी राशि जो दूसरे राशियों पर निर्भर करती है राशि, यह एक सापेक्षित राशि है, यह एक सापेक्षित राशि है। और मेरा प्रश्न आपसे ये है दोस्त मेरे कि ऐसी कौन सी राशि है जिसको जो किसी भी राशि पर सापेक्षित नहीं होती है, ऐसी कौन सी राशि है जो किसी भी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। सभी लोग इसका उत्तर देंगे दोस्त मेरे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से समझना दोस्त मेरे, जो समय है ये समय किसी की भी सापेक्षित राशि नहीं है, न मेरे कहने से रुकेगी न आपके कहने से रुकेगी, वो हमेशा चलती रहती है। इसलिए समय किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती है, समय हमेशा चलता रहता है। तो हम कह सकते हैं समय एक सापेक्षित राशि नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्त मेरे कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव दोस्त मेरे, लेकिन वो विद्युतीय क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसी अन्य बिंदु पर विद्युत विभव के सापेक्ष माना जा सकता है। किसी अन्य बिंदु, किसी अन्य बिंदु क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष माना जा सकता है, माना जा सकता है। क्लियर एकदम। सारे लोग बोलेंगे हाँ भैया हमको विद्युत विभव एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी यहाँ से नहीं है। एक बार फिर से हम इसे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, विद्युत विभव को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एकांक धनावेश को या एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य यदि W हो तो उस बिंदु P का विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है, यह एक सापेक्षित राशि है जो किसी पर भी निर्भर कर सकती है। यदि किसी बिंदु P पर विद्युत विभव अन्य बिंदु के सापेक्ष भी माना जा सकता है, बशर्ते कंडीशन यह है कि वह विद्युतीय क्षेत्र के अंदर होना चाहिए। क्लियर एकदम। नेक्स्ट चीज यदि आप मेरे से दोस्त मेरे ध्यान से देखेंगे, ये चीज मैं देख रहा हूँ दिखाई दे रहा है कि नहीं है, ठीक, पहले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद की जो इंपॉर्टेंट चीज है विद्युत विभव में वो मैं आपको समझा दूंगा। नोट कर लीजिए पहले से। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया दोस्त मेरे। कहीं कहीं दोस्त मेरे आजकल के एग्जामों में जो हमारे एग्जाम होते हैं उसमें एक चीज जरूर पूछा जाता है खास तौर पे कि 1 वोल्ट की परिभाषा या 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है।
1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, हमेशा याद रखना दोस्तों मेरे 1 वोल्ट की परिभाषा सबसे आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। बस आपको बशर्ते पता होना चाहिए कि विभव बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q। शॉर्टकट तरीके से हम ज्ञात करते हैं V बराबर W/Q। या हम कह सकते हैं दोस्तों मेरे विभव बराबर कार्य बटा के आवेश, कार्य बटा के आवेश। ठीक है, यदि हम मान ले दोस्तों मेरे कि एकांक आवेश है, एकांक आवेश का मतलब है कि वो आवेश एक है, तो यदि हम मान ले कि वो आवेश एकांक है, ठीक है, कैसा आवेश है दोस्तों मेरे, एकांक आवेश है। आवेश कैसा है, एकांक आवेश है, यानी 1 कूलाम आवेश है, और कार्य किया गया कार्य 1 जूल हो, और किया गया कार्य कितना हो दोस्तों मेरे, 1 जूल हो, 1 जूल हो। तो जो विभव का मान होगा दोस्त मेरे, विभव भी बराबर हो जाएगा, कार्य का मान हो जाएगा 1 जूल, ठीक है, और आवेश का मान हो जाएगा 1 कूलाम। ठीक है, तो 1 से 1 कट के फिर भी 1 होगा, तो 1 जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। इसी को कहते हैं 1 वोल्ट की परिभाषा। यहाँ पे ध्यान से देखना दोस्त मेरे, एकांक आवेश को क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो विभव का भी मान 1 वोल्ट होता है। यहीं से हम परिभाषा को याद कर लेंगे, एकांक आवेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु P पर विभव का भी मान 1 वोल्ट होगा। क्लियर एकदम। अगली चीज दोस्त मेरे जो हमसे पूछी जाती है, हमेशा के लिए पूछी जाती है कि विभव बराबर क्या होते हैं दोस्त मेरे, विभव का जो मात्रक होता है, अभी हमने इसको सिद्ध किया था कि विभव का मात्रक क्या होता है दोस्त मेरे, सबको पता है दोस्त मेरे, यहाँ से होता है जूल प्रति कूलाम। ठीक है, क्या होता है दोस्त मेरे, जूल प्रति कूलाम। लेकिन एक चीज और दोस्त मेरे पूछा जाता है कि मात्रक बीमी सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, विभव के बीमी सूत्र, विभव के बीमी सूत्र क्या होते हैं, बीमी सूत्र क्या होते हैं, किन किन साथियों को पता है दोस्त मेरे बीमी सूत्र कैसे निकाला जाता है। एक बात याद रखना दोस्त मेरे, जो बीमी सूत्र निकालने का ट्रिक है, ठीक है, बीमी सूत्र जो निकालने का ट्रिक है वो है, आप दोस्त मेरे एक काम करना बीमी सूत्र निकालने के लिए, यदि आपको मात्रक में किलोग्राम दिख रहा है तो इसे आप मीटर में लिख दें, एम में लिख दें। यदि आपको मात्रक में एम दिख रहा है स्मॉल एम तो आप इसे कैपिटल एल में लिख दें, और यदि आपको एस दिख रहा है तो इसे आप कैपिटल टी में लिख दें। और इतना यदि आप कर देते हैं तो आप बीमी सूत्र भी निकालना जान जाएंगे। किलोग्राम को एम में, मीटर को एल में, सेकेंड को टी में आपको लिखना है और आपका बीमी सूत्र यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोस्त मेरे हम निकालेंगे विभव का बीमी सूत्र, ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए, विभव के बीमी सूत्र, विभव के बीमी सूत्र। ठीक है, और किसी भी चीज़ का बीमी सूत्र यदि आपको चाहिए तो उसके फार्मूले को हमें अच्छी तरीके से ज्ञात होना चाहिए। अब भैया बता दो कार्य का फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू डी, या F इंटू एस भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो हम कह सकते हैं वर्क बराबर फोर्स इंटू डेस्टिनेशन, यानी कह सकते हैं दोस्त मेरे कार्य, विद्युत विभव का बीमी सूत्र कार्य बराबर हम लिख सकते हैं दोस्त मेरे बल गुणे विस्थापन, कार्य बराबर हम लिख सकते हैं दोस्त मेरे बल गुणे विस्थापन। ठीक है, और दोस्त मेरे जो आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर IT से धारा गुणे समय होगा, धारा गुणे क्या होगा दोस्तों मेरे, समय होगा। अब हम यहाँ से हम बीमा को निकाल सकते हैं, कैसे, सारे लोग को पता है दोस्तों होता है कि बल की जो बीमा होती है वो MLT पावर -2 होती है, लेकिन जो विस्थापन होते हैं, विस्थापन को हम लोग L से, विस्थापन एक दूरी है इसलिए इसको L से लिखेंगे। धारा की बीमा होती है A, समय का बीमा होता है T। यदि हम इसको एक बार में लिखें तो M हमारा ऐसे ही है, इसको हम इसी तरह लिख देते हैं, L 2L हो जाएंगे इसलिए L स्क्वायर हम लिख देंगे, और T के पावर -2 है, ये T ऊपर जाएगा तो T के पावर -3 हो जाएगा, और A को ऊपर ले जाएंगे तो A के पावर -1 हो जाएगा। ये जो दोस्त मेरे आपको दिख रहा है बीमी सूत्र, ये विभव का बीमी सूत्र है, जो हम अपने तरीके से खुद हम एग्जाम में बैठ के उससे निकाल सकते हैं। हमें उन सब चीज़ों को याद करना है जो याद करने के लिए योग्य हैं, उन सब चीज़ों को कभी भी नहीं याद करना है जो हम, जिसे हम निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों मेरे, इसका हम बीमी सूत्र निकाल सकते हैं, एग्जाम में इसे हम निकाल सकते हैं, इसलिए इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना याद करना है कि कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन, आवेश का फार्मूला होता है धारा गुणे समय। क्लियर एकदम, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमने सीखा दोस्तों मेरे कि 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, ठीक है, और हमने सीखा दोस्तों मेरे कि विभव का मात्रक क्या होते हैं, और तीसरे नंबर पे हमने सीखा कि विभव का बीमी सूत्र क्या होते हैं।
बाकी आप दोस्तों मेरे नोट्स से लिखना चाहते हैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। क्लियर एकदम। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों मेरे जो तीसरे नंबर की बात मैं किया हूँ विद्युत विभवांतर की, तो सबसे पहले इसे नोट करिए, वो हम बढ़ेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में। सबसे पहले ध्यान से समझना, कोई भी धारा बहने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए स्रोत। स्रोत यानी हम बात करें दोस्तों मेरे सोर्स की, और दूसरा होना चाहिए उसमें चालक तार। तार को ही दोस्तों मेरे हम कहते हैं चालक, ठीक है। या हमारे पास होना चाहिए वायर। ये दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए किसी भी धारा का प्रवाह करने के लिए, ये दो चीज़ें जरूर होनी चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यदि हमारे पास ये एक बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी में जो ऊपर वाला सिरा है इसको हम कहते हैं धनात्मक टर्मिनल, और इस नीचे वाले टर्मिनल को हम कहते हैं ऋणात्मक टर्मिनल, ठीक है। इसमें ढेर सारे आवेश हैं, इसमें ढेर सारे आवेश हैं, तो हम कहेंगे ये बैटरी चार्जड है। ये बैटरी क्या है, चार्जड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, सेल यानी हमारे पास क्या है, बैटरी है, और हम कहेंगे कि ये बैटरी पूरी तरीके से क्या है, चार्जड है। लेकिन दोस्त मेरा कहना ये है आपसे कि यदि ये बैटरी चार्ज है तो यदि हम इसमें तार यदि नहीं जोड़ेंगे तो क्या धारा का प्रवाह होगा, तो बोलोगे भैया नहीं होगा, क्योंकि जब तक इसमें हम तार नहीं जोड़ेंगे तब तक इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए जो हम बैटरी यूज करते हैं, जो टार्च यूज करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं एक प्लेट लगी होती है अंदर और बाहर के बीचों में, जो धारा के प्रवाह को चालू करती है। क्लियर। तो धारा का प्रवाह का निर्भर करता है दोस्तों मेरे, पहला काम है स्रोत होना चाहिए, दूसरा काम उसमें तार होना चाहिए, तभी दोनों चीज होने के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। यदि मेरे पास एक ऐसा पात्र है जिसमें ढेर सारे आवेश भरे हुए हैं, एक हमारे पास ऐसा पात्र है जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब आवेश है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो अधिक है। और यदि हमारे पास एक ऐसा पात्र है, यदि हमारे पास एक ऐसा पात्र है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो जो धारा का प्रवाह होगा दोस्त मेरे, हमने ओम के नियम में ये चीज सीखा था कि यदि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो आवेश ज्यादा होंगे, आवेश ज्यादा होंगे तो विभव का मान ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन कम है यानी आवेश कम है तो विभव का भी मान कम होगा। यानी जो धारा का प्रवाह होगा दोस्त मेरे, वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, निम्न विभव की ओर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा, और विभव की ओर होगा, निम्न विभव की ओर होगा। ध्यान देने दोस्तों मेरे बात को। यदि ये पात्र है, इस पात्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, इस मतलब इसमें आवेश का मान ज्यादा है, यानी इसमें विभव का मान ज्यादा है। और यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, मतलब इसमें विभव का मान कम है, आवेश का मान कम है, तो जो धारा का प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि विभव में अंतर के कारण ही हम कह सकते हैं दोस्तों मेरे, जो विभवांतर का परिभाषा होता है कि विभव में अंतर के कारण ही विभवांतर होता है। विभव में दो शब्द छूटा है, विभव प्लस अंतर, तो विभव के अंतर के कारण ही विभवांतर होता है। किन किन साथियों को दोस्त मेरे ये वाला कंसेप्ट समझ में आया है? सारे लोग बोल देना भैया कि किसको किसको समझ में आया। हमने आपको ये सिखाया दोस्त मेरे कि जो धारा का प्रवाह होता है वो दो चीज़ें पर निर्भर करती है। किसी भी परिपथ में करंट यदि बहेगा तो उसमें पहला उसका सोर्स होना चाहिए, यानी वो पात्र होना चाहिए, और दूसरा नंबर पर उसमें तार होना चाहिए। जब तक ये दोनों चीज़ नहीं होगी तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन यदि मैं कहूं दोस्त मेरे कि किसी बैटरी में या किसी पात्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, मतलब ये चार्जड है, मतलब इसमें विभव का मान ज्यादा है, और यदि किसी बैटरी या पात्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, मतलब इसमें विभव कम है, तो जो धारा का प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। यानी विभव में अंतर के कारण ही विभवांतर होता है। या इसकी दोस्त मेरे हम परिभाषा में हम लिख सकते हैं, विभवांतर की परिभाषा में हम लिख सकते हैं, क्या कहेंगे दोस्त मेरे, सारे साथी बोलेंगे एक बार, कि किसी आवेश को, क्या कहेंगे दोस्त मेरे, किसी आवेश को एक बिंदु से, क्या कहेंगे दोस्त मेरे, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, कहलाता है। मान लो दोस्त मेरे, ये हमारे पास है विद्युतीय क्षेत्र, इसमें एक बिंदु ए है और ये बिंदु क्या है, बी है। ठीक है, क्लियर एकदम। बिंदु बी से एक आवेश को हम बिंदु ए तक ला रहे हैं, बिंदु बी से कोई आवेश हम बिंदु ए तक कोई आवेश ला रहे हैं, इस आवेश को हम मान लेते हैं Q0 है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही हमारा विद्युत विभवांतर कहलाएगा। या कह सकते हैं दोस्त मेरे, किसी बिंदु किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। और विद्युत विभवांतर में जो इसका विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है दोस्त मेरे, वो होता है जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। हमने आपको शुरुआत में ही समझाया। इसकी जो प्रतीक होती है, इसकी जो जिसे हम प्रदर्शित करते हैं वो डेल्टा भी से या कहीं कहीं हम भी ए बी से लिखते हैं। विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, इसकी जो राशि है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, कैसी राशि दोस्त मेरे, एक अदिश राशि है। और विद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभव होगा भी ए बी, हम लिख सकते हैं भी ए बी का मतलब बिंदु बी से ए की ओर विद्युत विभव जो होगा वो दोस्त मेरे होगा डब्ल्यू ए बी, मतलब बी से ए के बीच में किया गया कार्य और बटा के आवेश Q0। ठीक है, ये ए बी का मतलब है दोस्त मेरे, हम कह सकते हैं कि ए बी का मतलब है कि भी ए माइनस भी बी, दोनों विभव में अंतर ही भी बी ए बी है। तो कहीं कहीं आपके बुक में दोस्त मेरे लिखा होगा भी ए बी बराबर डब्ल्यू, ऐसे लिखा होगा दोस्त मेरे। भी ए बी की जगह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं दोस्त मेरे, भी ए माइनस भी बी बराबर हो सकता है डब्ल्यू ए बी बटा के Q0। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्त मेरे विभव में अंतर के कारण ही विभवांतर होता है। विभवांतर बराबर डब्ल्यू ए बी, मतलब जो कार्य किया जा रहा है वो बी से ए की ओर किया जा रहा है एकांक परीक्षण आवेश के अनुसार। ठीक है, क्लियर एकदम। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम दोस्त मेरे इसके बातों की चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम आपको ये सिखाने की कोशिश करते हैं दोस्त मेरे कि यदि धारा का मान बढ़ेगा तो विभव का भी मान बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा तो विभव का भी मान घटेगा। और हम ये भी कह सकते हैं दोस्त मेरे कि यदि विभव का मान शून्य हो जाए तो विद्युत धारा का कोई प्रवाह नहीं होगा। जब इसमें कोई आवेश ही नहीं रहेगा तो धारा का प्रवाह कहाँ से होगा दोस्त मेरे। एकदम जाहिर सी बात है, एकदम सिंपल से समझने वाली बात है, छोटे बच्चों वाली बात है कि यदि इसमें विभव का मान ज़्यादा होगा तो धारा का भी मान ज़्यादा होगा, यदि विभव का मान कम होगा तो धारा का भी मान कम होगा, और यदि इसमें विभव का मान होगा ही नहीं तो धारा का भी मान नहीं होगा। क्लियर एकदम, एकदम समझ में आ गया दोस्त मेरे। तो विभव में अंतर के कारण ही विभवांतर होता है। यहाँ से हमने आपको सिखाया है कि दोनों में अंतर जो होगा वही हमारा विभवांतर होगा। और किसी बिंदु आवेश को, ये विद्युतीय क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र दोस्त मेरे, सारे लोग बोल देना भैया ये विद्युतीय क्षेत्र है। और यहाँ से विद्युत विभवांतर की परिभाषा जो हम अपने एग्जाम में लिखेंगे ये वो हम लिखेंगे कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसका प्रतीक डेल्टा भी या भी ए बी से प्रदर्शित करते हैं, यह एक अदिश राशि है। उसके बाद हम यहाँ से ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। रही बात दोस्तों मेरे बीमा की, तो जो बीमा विभव की है वही बीमा इसकी भी है। क्लियर एकदम, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम एक चीज और पढ़ेंगे मेरे, एक और सिंपल सा कंसेप्ट बचा हुआ वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे नोट करिए, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बताता हूं। ठीक है, यहां तक हो गया दोस्तों मेरे। अब हम अगली चीज सीखेंगे वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सीखेंगे दोस्तों मेरे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में। छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों मेरे, एकदम छोटकू सा है ये एकदम छोटकू सा कंसेप्ट है। इस छोटकू से कंसेप्ट को ध्यान से समझना। यदि मेरे पास ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, यहाँ भी आवेश है यहाँ भी आवेश है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आवेश को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे ला देता हूँ। इसमें जो भी मुझे कार्य करने होंगे उसे हम कहेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारे साथी मेरे ध्यान से देखेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इस बिंदु बी से यदि मैं कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश
क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे किया गया ले जाने में किया गया कार्य यदि W हो तो उसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारे लोग बोलेंगे दोस्तों मेरे क्या कहेंगे कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्लियर एकदम। तो हमने सीखा था दोस्त मेरे, अभी हमने पिछले चीज़ों में क्या सीखा था हमने कि VA माइनस VB बराबर WAB बटा के Q0। ठीक है, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यदि आवेश का मान जो है, यदि यह एकांक आवेश है, ठीक है, यदि यह एकांक आवेश है, यानी एकांक आवेश का मतलब इस Q0 का मान हो गया, एक आवेश का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो विभव है VA माइनस VB, इन दोनों के विभव में जो अंतर है इसका मान यदि हमारे पास 1 वोल्ट हो तो हमारे पास जो कार्य होगा उस कार्य W का मान क्या होगा, यही हमें ज्ञात करनी है। हम सभी मान को यहाँ पे पुट कर देंगे। Q0 का मान सबसे पहले हम WAB को हम लिख देते हैं, यानी B से A की ओर एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य। तो WAB बराबर हो जाएगा दोस्तों मेरे, ये Q0 को यहाँ पे भेज देंगे तो Q0 VA माइनस VB हो जाएगा। इट्स क्लियर भैया। Q0 का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है। आवेश का मान कितना होता है, इतना इलेक्ट्रॉन होता है, इनटू इस विभव का मान कितना है 1 वोल्ट है। 1 वोल्ट है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं, इसका गुना 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है दोस्तों मेरे एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में किया गया कार्य W का मान है। ठीक है, क्लियर एकदम। बशर्ते हमें एक चीज़ ध्यान से देखनी होती है दोस्तों मेरे, यदि हमारे पास क्वेश्चन बने या क्वेश्चन पूछा जाए, हमारे पास क्वेश्चन बने या क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो क्वेश्चन का हमें आंसर भी देना पड़ता है और क्वेश्चन का बेहतरीन तरीके से हम आंसर को लिख पाएँ, इसके लिए दोस्तों मेरे आपको थोड़ी सी और आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझना दोस्तों मेरे। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों मेरे कि 1 किलो में कितनी राशियां होती हैं तो 10 की पावर 3 होती हैं, या 1 किलोमीटर कर दें या 1 किलोग्राम कर दें या 1 किलो इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं, उसमें होता है 10 की पावर 3। ठीक है, 1 गीगा किलो हो गया, उसके बाद होता है दोस्तों मेरे मेगा, किलो के बाद दोस्तों मेरे होता है मेगा। 1 मेगा में 10 की पावर 6 होता है, एक गीगा में दोस्तों मेरे होता है 10 की पावर 9, और 1 गीगा हो गया। गीगा के बाद होता है दोस्तों मेरे टेरा में होता है 10 के पावर 12। मेनली आपको दोस्तों मेरे ये 4 चीज़ों से आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा जाता है मिनिमम। तो किलो को हम लोग किलो कहते हैं, मेगा को कहीं कहीं हम मिलियन भी कहते हैं, गीगा को हम लोग बिलियन भी कहते हैं। ठीक है, और टेरा को हम लोग ट्रिलियन भी कहते हैं, ट्रिलियन। ठीक है, तो मेगा को मिलियन, गीगा को बिलियन, टेरा को ट्रिलियन के नाम से भी जानते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों मेरे, हम कह सकते हैं कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा, तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन में पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन में किलो का गुणा कर देंगे तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मान है 1.6 × 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें हम गुना कर देंगे 10 की पावर 3, तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों मेरे 1.6 × 10⁻⁻⁹ 19 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ते हैं तो 19 में से 3 घटेंगे, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1
बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा, 1.6 गुणे 10 पर घातीय -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुणे 10 के पावर 6 का गुना कर देंगे तो हमारे पास होगा 1.6 गुणे 10 पर घातीय माइनस का 19 में से 6 गया जाएगा तो कितना होगा 13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और यदि मैं बात करूं कि एक यहाँ पे होगा एम होगा तब जाके ये 6 होगा, ठीक है। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होगा दोस्तों मेरे 1.6 गुणे 10 पर घातीय -19 गुने, ठीक है, 10 के घातीय 9 बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पर घातीय 19 में से 9 घटाएंगे दोस्तों मेरे तो हो जाएगा -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 3 राशि दोस्तों मेरे मेनली आप याद रखना, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है। ये बड़ी बड़ी राशियां होती हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है, क्लियर एकदम। बोलोगे हाँ भैया, एकदम ध्यान से समझना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में या एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य यदि W हो तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्लियर। हमने यहाँ से दोस्तों मेरे एक एक चीज़ को हमने यहाँ पे सीख लिया है। और वे लोग दोस्तों मेरे जो कमेंट करते हैं भैया कि नहीं आप ये चीज़ें यहाँ पे गलती की हैं, आपने यहाँ चीज़ हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दोस्तों मेरे आप मुझसे कमेंट कर रहे हैं, आप मुझसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी जो भी समस्या लगती है वो मुझे बताइए, मैं आपको पूरी तरीके से समझाने की उसे कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेके इसी चैप्टर के सीरीज को हम पढ़ेंगे। जैसे ये पार्ट 1 है तो पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, मिनिमम आपको दोस्तों मेरे 3-4 पार्ट में आपको विद्युत विभव का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, ठीक है। कम पढ़ें, बढ़िया पढ़ें दोस्तों मेरे, सारा कंटेंट भरा सब्जेक्ट को पढ़ें, समय लगे लेकिन हम एक एक चीज़ को पढ़ के ही जाएंगे। ऐसे नहीं है दोस्तों मेरे कि हड़बड़ में आए विद्युत विभव ये होता है, ये आवेश होता है, ये धारा होती है, ये सब चीज़ मुझे नहीं करना आता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों मेरे तो पूरा कंसेप्टुअल तरीके से हर एक चीज़ आपको पढ़ा के ही यहाँ से जाऊँगा, ताकि हमेशा के लिए आपको दोस्तों मेरे इस चैप्टर से कभी भी कोई प्रॉब्लम ना ही हो, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जो सेवा है वो समाप्त होती है।